मैं कहूँगा कि अगर पहली वाली वीडियो पहला लेक्चर अगर नहीं देखा तो एक बार देख लें, क्योंकि अगर नहीं देखोगे तो बहुत कुछ से नुकसान होंगे और बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मैं कहूँगा एक बार तो कम से कम देख लेना। देखो, कूलाम्स लॉ जो होता है उसको मैग्नेटिक फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, एफ एम इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM1 QM2 अपॉन R²। QM को हम बोलते हैं मैग्नेटिक पोल या पोल स्ट्रेंथ। समझ रहे थे? चिंता नहीं करो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि मैग्नेटिक हमेशा डाइपोल के फॉर्म में पाई जाती है। अगर नॉर्थ है तो साउथ है, साउथ है तो नॉर्थ है। कभी भी मैग्नेट में मोनोपोल नहीं हो सकता है। जैसे चार्ज अकेले अकेले पाए जा सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, लेकिन मैग्नेट कभी भी मोनोपोल नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो पीस रखा है इसके पास सिर्फ नॉर्थ पोल ही है, या फिर मान लो ये जो पोल है इसके पास सिर्फ साउथ पोल है। अगर इसके पास नॉर्थ है तो इसके पास साउथ भी होगा हर हाल में। इस बात का हमेशा याद रखना। तो हम सबसे पहले यहाँ बात करने वाले हैं आखिरकार मैग्नेटिक डाइपोल होता क्या है। देखो, मैं कहूँगा हजारों डेफिनेशन बनती रहेंगी, अपन को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अपन को बेसिक बेसिक सस्ती सस्ती सिंपल सिंपल सी गरीबों वाली डेफिनेशन पे ध्यान रखना है। देखो, मैग्नेटिक डाइपोल सबसे इम्पोर्टेंट होता है डाइपोल समझना। डाई मतलब होता है 2 और पोल मतलब तुम जानते हो पोल 2 होते हैं। अगर तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हो तो नेगेटिव पोल, नेगेटिव पॉजिटिव। अगर मैग्नेटिक पढ़ रहे हो तो साउथ एंड नॉर्थ। क्या समझे? साउथ एंड नॉर्थ। तो आखिरकार सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात होती है कि मैग्नेटिक डाइपोल है क्या। डेफिनेशन अपन लिखेंगे, घबराओ नहीं, लेकिन आखिरकार समझेंगे मैग्नेटिक डाइपोल है क्या। मैग्नेटिक डाइपोल एक प्रकार का अरेंजमेंट है टू इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल का, जो कुछ दूरी पे रखे जाते हैं। जस्ट रुको, डेफिनेशन रख लेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, ये रही तुम्हारी सस्ती सी सिंपल सी गरीबों वाली डेफिनेशन। एन अरेंजमेंट ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। मतलब मैग्नेटिक डाइपोल एक प्रकार का अरेंजमेंट है, ऐसा अरेंजमेंट जिसमें 2 इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल होते हैं कुछ दूरी पे। जिस तरीके से तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा कि पॉजिटिव और चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो होते हैं उस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, कि मान लो -10 कूलम, इसको मान लो 10 कूलम। इस अरेंजमेंट को हम बोलते थे कि नहीं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसी तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल होता है। जैसे मैग्नेटिक डाइपोल मान लो तुम्हारे पास ये वार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इसकी हम मान लेते हैं इसकी यूनिट है 10 देखो, क्योंकि नॉर्थ को नेगेटिव मानते हैं 10 एम्पियर मीटर, और इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं 10 एम्पियर मीटर। ये साउथ है और ये नॉर्थ है, ये साउथ है। और इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या करेंगे, हम कहेंगे मैग्नेटिक डाइपोल। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। देखो, एक चीज़ याद रखना कि जहाँ भी मैग्नेट है वहाँ मैग्नेटिक डाइपोल होगा ही। याद रखना हमेशा, जैसे जो बार मैग्नेट होता है वो हमेशा मैग्नेटिक डाइपोल होता है। मतलब जो मैग्नेट है वो मैग्नेटिक डाइपोल भी है, क्योंकि अगर नॉर्थ है तो साउथ है, साउथ है तो नॉर्थ है, और दोनों पोल का एक साथ पाए जाने को, उस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल। यहाँ तक कि जो करंट कैरिंग लूप होता है ना, वो भी मैग्नेटिक डाइपोल की तरह वर्क करता है। क्या होता है? करंट कैरिंग। अभी हम बताएंगे, चिंता नहीं करो, सारे बताएंगे कि करंट कैरिंग लूप किस तरीके से किस तरीके से डाइपोल हो सकता है। जो है ना कि मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, वहाँ काफ़ी डिटेल में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत आए तो एक बार जाके देख लेना। यहाँ तक कि जो एटम होता है ना, एटम, वो भी मैग्नेटिक डाइपोल की तरफ बिहेव करता है। मतलब वो भी एक प्रकार का मैग्नेटिक डाइपोल है। मैं बताऊंगा किस तरीके से। देखो, वार मैग्नेट तुम सिंपल से जानते हो कि एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से आती हैं और बाहर होती हैं कुछ इस तरीके से। समझे कि नहीं समझे? अब करंट कैरिंग लूप के ऊपर हम लोग बात करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास करंट कैरिंग लूप ये रहा कि नहीं रहा है।
समझे कि नहीं समझे? हम मान के चलते हैं कि करंट का डायरेक्शन वो है एंटी क्लॉकवाइज, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, कैसा होगा कि इस तरीके से, इस मतलब ऐसे करोगे तो इस अब बढ़ जाएगा कि नहीं जाएगा। हम मान के चलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड से है, इसका मतलब है कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रही होंगी। क्या समझे? तो अब देखो, जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलती हैं, देखो दोबारा सुनो, जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलती हैं उसको हम बोलते हैं नॉर्थ, और जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड एंटर करती है उसको बोलते हैं साउथ। तो इसी करंट कैरिंग लूप को अगर तुम इस तरीके से थोड़ा समझोगे कि इसको थोड़ी मोटाई दे देते हैं, तो देखो ऊपर वाले को हमने नॉर्थ बोल दिया और नीचे वाले को हमने साउथ बोल दिया। मैग्नेटिक पोल बन गया कि नहीं बन गया? मैग्नेटिक डाइपोल बना कि नहीं बना? मैंने वहाँ काफ़ी डिटेल में समझाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके कवर कर लेना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मजा आएगा। अब कोई कह रहा होगा कि भैया जो एटम है वो किस तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल हो सकता है? मैं कहूँगा बेटा, हम सिर्फ फिजिक्स ही नहीं पढ़ाते, हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते, तो हमें कहीं घुमा नहीं सकते हो। देखो बताते हैं, जैसे मान लो ये रहा तुम्हारे पास हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के चारों तरफ एक रहता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसके रिवॉल्व करता है कि नहीं करता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है और ये इलेक्ट्रॉन करता है रिवॉल्व। इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर इस पाथ है मूव कर रहे हैं ना, यही मैग्नेटिक डाइपोल क्रिएट कर देता है। इसको हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिर थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैंने सॉलिड स्टेट में बताया था, जहाँ से बच्चे के IIT एडवांस, जेई मेंस और नीट के क्वेश्चन सॉल्व होने लगे थे। काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन बस इतना समझ जाना चाहिए कि अगर साउथ है तो नॉर्थ है, नॉर्थ है तो साउथ है। समझे कि नहीं समझे हैं? तो जहाँ भी मैग्नेट है वहाँ मैग्नेटिक डाइपोल है। अब एक क्वांटिटी आती है जिसका नाम होता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। देखो इसको बच्चे समझ नहीं पाते और बहुत ज़्यादा फील नहीं कर पाते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कहानी उसी तरीके से है जिस तरीके से होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। देखो पहले मैं बता दूं कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को बेसिकली हम कैपिटल स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि इसके पास डायरेक्शन भी होगा। समझे कि नहीं समझे? आखिरकार अब बात इस पे आती है कि आखिरकार इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है। देखो सबसे पहले अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले समझोगे उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो समझो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जो हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल है ना, मैग्नेटिक डाइपोल, उसको डिस्क्राइब करने या फिर उसके बारे में बताने के लिए ये हमें एक नई क्वांटिटी बनानी पड़ी जिसका नाम रखा गया मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। देखो कोई बिल्कुल फॉर्मूला कठिन नहीं है, मैंने कहा जस्ट सिंपल सा फॉर्मूला है। देखो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का अगर जस्ट फॉर्मूला देखें तो देखो इसका होता है m इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ, मतलब कोई भी एक तुम पोल स्ट्रेंथ ले लो, Qm इंटू 2L। देखो जस्ट समझो ये 2L क्या है। इसको मैंने काफ़ी डिटेल में इलेक्ट्रिक फील्ड वाले लेक्चर में बहुत डिटेल में बताया है। देखो ये DL हो, ये 2L है ना, इसको तुम इस तरीके से लिख सकते हो Qm इंटू D। समझे कि नहीं समझे? ये जो 2L लो या D लो जो भी होता है, ये होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पोल। दो पोल की दूरी, दो पोल के जो दो पोल होते हैं ना उनके बीच की दूरी को ही हम D बोलते हैं। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा 2L क्यों लेते हैं? क्योंकि ये जस्ट हमें कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए रखा जाता है। क्या समझे? कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए रखा जाता है। ये वेक्टर फॉर्म में लिखा, अगर तुम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो m इक्वल टू होता है Qm इंटू 2L, मतलब पोल स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि भैया आपने कह दिया कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन भी होना चाहिए। मतलब वेक्टर उसी चीज़ को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, मतलब वो चीज़ जिसका डायरेक्शन भी हो। अब देखो इसका डायरेक्शन भी समझना है। डायरेक्शन याद करने का बनकर बहुत सिंपल तरीका है। मैंने क्या कहा, तुम्हें इसको रखना है याद वार मैग्नेट से। जैसे वार मैग्नेट इसी तरीके से होती है कि नहीं, कैसे मान लो ए एक पोल स्ट्रेंथ है और ए दूसरी पोल स्ट्रेंथ है नेगेटिव, और इन दोनों के बीच की दूरी
यही तो है क्या, 2L है। इसको याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका मैं बताता हूँ। देखो, एक को तुम क्या मान लो, एक पोल, इसको ये नॉर्थ पोल हो गया है और ये हो गया है साउथ पोल। अगर तुम्हें गलती से भी याद हो तो मैंने कई बार बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड का इनसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन होता है साउथ से नॉर्थ की तरफ। क्या समझे, क्या होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो जो ये इस हम क्या कह सकते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो होता है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। समझे कि नहीं समझे? तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें बेसिक सिंपल सी बातें समझ में आ गई होंगी। बच्चे मन के सच्चे क्वेश्चन पूछते हैं अच्छे, तो किसी के दिमाग में आ सकता है भैया इतना सब पढ़ा ही दिया है, आपने बता दिया वेक्टर क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आ गया है, डायरेक्शन के बारे में बता दिया, तो इसी लगे हाथ आप क्या बता दीजिए, इसकी यूनिट के बारे में भी आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दीजिए। आखिरकार इसकी यूनिट क्या होती है। मैं कहूँगा यूनिट बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। इसकी यूनिट लिखो और इसकी यूनिट लिखो, दोनों को साथ में लिख दो। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है पोल स्ट्रेंथ की होती है एम्पियर मीटर, और इसकी क्या होती है, इसकी होती है मीटर। तो हम क्या बोलते हैं, एम्पियर मीटर स्क्वायर। बन गई कि नहीं बन गई? कितनी सिंपल सी तो डेफिनेशन थी। या फिर दूसरा में देख सकते हैं, वो होती है जूल पर टेस्ला। इसको क्या लिख सकते हैं, जूल पर टेस्ला। इसको भी याद रखना, आगे आगे सब कुछ समझ में आता जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तो तुम्हें सिंपल सस्ती वाली बातें समझ में आ गई होंगी। इसी खुशी में हम एक क्वेश्चन करते हैं। देखो, अगर कहीं तुम्हें मैग्नेटिक मूवमेंट अगर कहीं देखो, कई बार तुम्हें इस तरीके सुनने को मिल सकता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, या फिर सिंपली कहीं सुनने को मिलेगा मैग्नेटिक मूवमेंट। तो चलो, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, दोनों बातों का एक ही मतलब है। अब हम क्या करते हैं, एक सस्ता सा सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि तुम्हारे जितने भी डाउट्स हैं सब उछल रहे हैं सब दूर हो जाएं। जैसे मान लो हमारे पास एक स्टील का वायर है। क्या है, स्टील का वायर है, उसकी लेंथ है L। समझे कि नहीं समझे? और इसका जो क्या बोलते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट है, मैग्नेटिक मूवमेंट वो है M। मान के चलते हैं कि इसकी वैल्यू मान लेते हैं 10 मान लेते हैं, इस जस्ट मान लिए, से है नहीं है। हम क्या करते हैं कि इसी वायर को L लेंथ को हम क्या करते हैं, बेंड करते हैं और कर्व में चेंज कर देते हैं, आर्क में, सेमी सर्कल में लिया और इस तरीके से हमने चेंज कर दिया। तो पता लगाना है कि जो हमारे पास ये नई चीज़ आई है A, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा। देखो जस्ट समझो, हम क्या कहेंगे, हमारे पास एक सस्ता सा सिंपल सा फॉर्मूला है M = QM × L, पोल स्ट्रेंथ एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स। तो हम क्या देखते हैं कि पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या आती है, M/L। इतनी सिंपल सी बात तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई है? देखो, एक बात याद रखना कि इस वायर हम कोई भी चेंजेस नहीं ला रहे हैं, ना काट रहे हैं, ना पीट रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस उसकी हम शेप चेंज कर रहे हैं। अभी स्ट्रेट था, अब उसे हम कर्व में चेंज कर देते हैं। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि पोल स्ट्रेंथ में बेसिकली चेंज नहीं आएगा, जो चेंज आएगा वो आएगा डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स। देखो, अभी इस पोल और इस पोल के बीच की दूरी थी L। अब क्या कर देते हैं, हमने बेंड कर दिया है, तो अब ये दूरी क्या हो गई है, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की, और सेमी सर्कल में, सेमी आर्क में किया तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हो जाती है 2R। अब जो मेन दिक्कत वो ये होती है कि हमें जो भी फॉर्मूला निकालना है वो L के फॉर्म में लाना है। 2R से तो अपना काम नहीं चलेगा। देखो, तुम क्या जानते हो कि इसको हमने इसमें चेंज किया है कि नहीं किया है? तो हम क्या कह सकते हैं, लेंथ = हाफ सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, या फिर हम बोल सकते हैं कि सेमी सर्कल जो उसका पैरामीटर, तो क्या होता है πr। तो हम क्या कह सकते हैं कि R = है L/π। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अब जो हमारे पास ये A है ना, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट पता क्या होगा,
मैग्नेटिक मूवमेंट का सिर्फ एक ही सस्ता सा सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि m इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स। क्या समझे डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स? पोल स्ट्रेंथ में तो अपन को कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला है, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन कितना हो गया था, 2r हो गया था। r की जगह रख दो a वाला, तो qm इंटू 2l अपॉन पाई। तो तुम्हें क्या देखने को मिला है, इसका तुम्हें फॉर्मूला देखने को मिला है 2 पाई QML। और हम क्या जानते हैं कि QML इसका था हमारे पास क्या m। तो जो न्यू मैग्नेटिक मूवमेंट आया है वो है 2 पाई टाइम्स ऑफ m। तो मुझे उम्मीद है कि तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत या कोई समस्या है तो एक बार वीडियो रिवर्स करके देख लें तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो इसको हम इस तरीके से देखेंगे, जैसे मान लो हमारे पास एक वायर है और इसमें से क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रेडियस है उसकी दूरी क्या है, उसकी दूरी है a, और यहाँ से लेके यहाँ तक की बीच की दूरी है वो है r, मतलब लार्ज डिस्टेंस है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो होती है b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2r³ IA स्क्वायर। हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे पाई से ऊपर नीचे 2 से 2 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे, नीचे हो जाएगा 4 पाई r³ म्यू नॉट 2 पाई a स्क्वायर I। देखो बहुत सिंपल सी बात समझते हैं। अगर ये वाली जिसने वीडियो नहीं देखी तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ये बेसिकली है कि आखिर का जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर होता है। जैसे मान लो तुम्हारा लूप होता है ना, इसमें अगर जब करंट फ्लो होता है तो इसके कुछ दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड, मतलब उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसका हमारे पास फॉर्मूला ए रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से देख के कवर कर लेना, बहुत कुछ तुम्हारा हो जाएगा। देखो अब तुम्हें क्या याद रखना है, अगर हम देखेंगे मान लो इस तरीके से करंट हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, इस जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये रही है। अब देखो इसमें तुम्हें कुछ बातें याद रखनी है। याद ये रखनी है कि जैसे देखो सुनो, अगर मैं बोलूँ कि इस सर्कल का एरिया क्या होगा, तुम कहोगे इसका रेडियस a है तो इसका एरिया होगा वो होगा पाई a स्क्वायर। तो इसका एरिया रहा। सिंपल सी सस्ती वाली बात हो गई कि नहीं हो गई है? तो हम क्या कहेंगे कि पाई a स्क्वायर लिखा है, हम इसको लिख देंगे a, तो हम लिख देंगे म्यू नॉट 2IA अपॉन 4 पाई r³। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या, मतलब इस पॉइंट पे इतनी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। यहाँ तक तुम्हारे दिमाग, देखो I क्या है, I जो इसमें से जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ए क्या है, जो ए लूप है इसका एरिया है, म्यू नॉट तो परमेबिलिटी होती है जो इस मीडियम के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और आर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है। देखो यहाँ से हमें इस बात को ऑब्जर्व करना है कि b इक्वल टू म्यू नॉट 2m अपॉन 4 पाई r³। देखो ए आर पता है क्या है, ए है मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट एक फॉर्मूला ए रहा, एक फॉर्मूला ए रहा, कंपैरिजन करके देखेंगे तो हमें पता क्या लगता है। जस्ट तुम्हें इतना सिंपल सा याद रखना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कि मैग्नेटिक मूवमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I इंटू ए। क्या समझे, I इंटू ए। कौन से केसेस में, करंट लूप के केसेस में। तो करंट लूप के केसेस में तुम्हें क्या रखना है कि इसका मैग्नेटिक मूवमेंट होता है m इक्वल टू I इंटू ए। अब तुम्हें एक बात तो दिमाग में क्लियर हो गई है कि जो ए होता है, ए एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। वेक्टर के फॉर्म में जैसे ही तुम रिप्रेजेंट करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, क्या आ जाती है, वो आ जाती है इसके डायरेक्शन के ऊपर। और यहाँ बेसिकली पढ़ते हैं कि एक एरियल वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर होता है, जो मैथ में काफ़ी डिटेल में पढ़ाऊँगा, चिंता नहीं करो जब मैथ पढ़ाऊँगा।
लेकिन जो बायो वाले बेचारे हैं उनको सिर्फ इतना सिंपल सा बात बता देता हूँ कि जैसे मान लो, देखो तुम्हें बेसिकली क्या याद रखना है, देखो इसमें तुम्हें यूज़ करना है राइट हैंड थंब रूल। बताऊँगा किस तरीके से याद यूज़ करना है राइट हैंड थंब रूल। देखो जैसे मान लो कि तुम्हारे पास ये लूप रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ये मान लो ये लूप है, क्या है ये लूप है। ऐसा तुम राइट हैंड ऐसा करो, देखो इस तरीके कर करो कि जहाँ जो अंगूठा डायरेक्शन आ रहा है वही इसका डायरेक्शन है। तो ये क्या आ रहा है, ये नॉर्मल डायरेक्शन आ रहा है, ये एन डायरेक्शन है। यही प्रोवाइड करता है इसके डायरेक्शन के बारे में। तो हम क्या कहेंगे कि जो करंट कैरिंग लूप होता है ना, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो होता है m = I × a, और इसका जो डायरेक्शन होता है वो होता है इस एरिया के नॉर्मल। तो ये हो गया n वेक्टर। ये n वेक्टर बेसिकली क्या प्रोवाइड कर रहा है, n वेक्टर बेसिकली प्रोवाइड कर रहा है डायरेक्शन। अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया ऐसे मज़ा नहीं आया है, आप मैग्नेटिक पढ़ा रहे हो क्या, लूप लूप लगे पढ़ाने। मैं कहूँगा जस्ट वेट। अगर तुम्हें गलती से याद हो तो करंट कैरिंग लूप है, जिस साइड अंगूठा जाता है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड बाहर जा रही है और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कर रही हैं। इसी को अपन एक और दूसरे तरीके से समझते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये मैग्नेट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। वार मैग्नेट के अंदर क्या होता है कि डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकलती हैं और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड एंटर करती हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड एंटर करें वो क्या होता है, वो होता है साउथ, और जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलें वो होता है क्या, नॉर्थ। तो अगर तुम देखोगे तो बेसिकली अगर मान लो हम इस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से मान लो ये ऊपर वाला नॉर्थ हो जाता है और नीचे वाला साउथ हो जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसी तरीके से तो जा रही हैं ना कि नहीं जा रही हैं। तो बेसिकली क्या हो जाता है कि जो एरिया बनाया है ना, इसका जो नॉर्मल है वही बेसिकली डायरेक्शन किसका है, वही डायरेक्शन है मैग्नेटिक मूवमेंट का। और या फिर ये कह सकते हैं कि अगर डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो तो अपवर्ड जा रहा है। अगर डायरेक्शन हम करंट का अपोजिट कर देंगे, मान लो हम क्लॉकवाइज कर देंगे, तो ये जस्ट साइन सब उल्टे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जस्ट साइन उल्टे हो जाएंगे, तो ये डाउनवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ देखो बेसिक सिंपल सी दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं कहूँगा कि अगर तुम्हें इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से तुम्हें समझना है तो एक बार करंट कैरिंग वाले जो है ना मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, उसको एक बार देख लो कि तुम्हारे बहुत अच्छे से डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। देखो ये था किस, एक लूप के लिए। एक लूप के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, IA, क्या है IA। अब किसी के दिमाग में आ सकता है, देखो एक लूप के लिए क्या है, मियाँ। कौन सा फॉर्मूला अपने पास है, मियाँ, याद रखना मियाँ। और अगर मान लो हमने कह दिया कि हम जो करंट कैरिंग वायर है इसके मान लो हमने बना दिए 18 लूप, तो तब इसका मूवमेंट कितना होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट। तो m की वैल्यू हो जाएगी 18 × IA। I बेसिकली क्या है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, और A बेसिकली क्या है, इस लूप का एरिया। तो इस तरीके से रहा। अब इसी का हम क्या करेंगे, फॉर्मूला बना देंगे। तो मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा NIA। इस तरीके से अपन को याद नहीं होगा, अपन याद करेंगे मीना। अब तुम्हें याद हो जाना चाहिए। तो देखो मियाँ मीना याद होना चाहिए, मियाँ और मीना। कितना सस्ता सा और सिंपल सा तुम्हारे पास फॉर्मूला है। अब देखो कई बच्चे, देखो इसकी यूनिट तो अपन को ज़्यादा परेशान होनी, यूनिट देखो इसकी यूनिट जो होती है, इसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर। मतलब जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है उसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब कुछ बच्चे विद्वान होंगे, वो कहेंगे IIT या JEE मेंस या किसी ना किसी नीट की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, वो कहेंगे भैया हमने 11वीं क्लास तो ढंग से पढ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी हम डायमेंशन पूछ लेंगे। हम कहेंगे कोई बड़ी बात नहीं बेटा, इसका डायमेंशन एम्पियर का डायमेंशन एम्पियर होता है क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी, और इसका होता है L²। तो ये रहा इसका डायमेंशन, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट का डायमेंशन होता है AL²। तो तुम्हारे दिमाग में बात क्लियर हुई कि नहीं हुई है।
मेरे हिसाब से तो तुम्हारे दिमाग में बात क्लियर हो जानी चाहिए। जब हमने इतना पढ़ लिया है तो हम क्या करते हैं, एक सस्ता सा सिंपल सा गरीबों वाला क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। यहाँ से तुम्हारे काफ़ी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखो आखिरकार अभी तक तुमने क्या देखा कि जो करंट कैरिंग लूप होता है उसका मैग्नेटिक मूवमेंट होता है आई इंटू ए। मतलब जो क्लोज लूप है उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसका एरिया क्या है। देखो कई बच्चे दिमाग में सोच लेते हैं जो एरिया होगा वो सर्कल ही होना चाहिए, दूसरा एरिया नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई बात नहीं है। एरिया कैसा, मतलब लूप इस तरीके से कैसा भी लूप हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लूप इस तरीके से भी हो सकता है, लूप इस तरीके से जैसा मन करे वैसा हो सकता है। देखो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, आ प्लेनर लूप ऑफ इरेगुलर शेप इनक्लोज एन एरिया ऑफ द इथना। मान लो कोई इस तरीके से लूप है, उसका जो एरिया है वो उसकी वैल्यू है 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। मान लो जो लूप है ना इसका एरिया इतना है, क्या समझे। और इस लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्लॉकवाइज में हो रहा है फ्लो, क्लॉकवाइज में। और इस करंट की वैल्यू है, उसकी वैल्यू है 12 एम्पियर। क्या समझे। अब तुम्हें निकालना है कि तुम्हें पता लगाना है कि सबसे पहली बात है कि मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है, उसका तुम्हें डायरेक्शन भी निकालना है और मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो मैं क्या कहूँगा, देखो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला है आई इंटू ए। आई की वैल्यू रखो 12, एम की वैल्यू ए की वैल्यू रखो 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴। सॉल्व करके लाओगे, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो इसको तुम सॉल्व करोगे तो आएगा 9 इंटू 10⁻³ जूल पर टेस्ला, या फिर लिख सकते हो एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या समझे। अब तुम्हारे दिमाग में आता है कि आखिरकार इसका डायरेक्शन क्या होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि इसके डायरेक्शन के ऊपर बात करने के ऊपर। तो देखो डायरेक्शन ये क्लॉकवाइज में है, राइट हैंड यूज लगा, क्लॉकवाइज के लिए डाउनवर्ड हो जाता है, तो ये रहा डाउनवर्ड। तो हम क्या करेंगे, हम क्या कहेंगे कि जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट है वो क्या है, वो है नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप। अगर लूप ऐसा रखा तो डाउनवर्ड होगा। अगर मान लो लूप इस तरीके से रखा है, मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये खड़ा हूँ और लूप मेरे सामने ऐसा रखा है, तो हम कहेंगे अबे, मतलब दूर जा रहा है कि नहीं, अबे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अगर डायरेक्शन ऐसा होता तो हम कहते टूवर्ड द ऑब्जर्वर, क्योंकि ऑब्जर्व यहाँ खड़ा को देख रहा कि नहीं। आया समझ में कि नहीं। सस्ता सा सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या करते हैं, खुशी खुशी में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब देखो मज़ा आ रहा है तो क्वेश्चन तो करते ही जाएंगे। हमने क्या बोला है कि मान लो तुम्हारे पास एक लूप है सर्कुलर। अब इस बार आसान है, एक सर्कल टाइप का लूप है। उस सर्कल टाइप के लूप का जो रेडियस है उसकी वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर। और इसमें जो टर्न है एन की वैल्यू है वो कितनी है, उसकी वैल्यू है 10 टर्न्स। समझे कि नहीं समझे। और ये रखा है कॉइल इज लाइज ऑन द एक्स वाई प्लेन। मान लो एक्स वाई प्लेन, जैसे इस तरीके से, मान लो कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। ये एक्स मान लो, ये वाई मान लो, ये जेड हो जाएगा है। इस तरीके से प्लेन रखा है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल एसोसिएटेड विद इट। देखो हम यहाँ लगाएंगे मीना। एम आई की वैल्यू कितनी है 5, एन की वैल्यू 10 है, ए की वैल्यू हो जाएगी πr²। सॉल्व करके लाओगे, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो आएगा आंसर 0.77 एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब जो मेन बात तुम्हारे पास आती है वो आती है डायरेक्शन के ऊपर। तो अब यहाँ जो मेन बात लगाना वो लगाना है डायरेक्शन। देखो एक बात हमेशा याद रखना कि जो लूप होता है ना उसके परपेंडिकुलर होता है उसका डायरेक्शन। मतलब जो मैग्नेटिक मूवमेंट होते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल जो भी कहो, उसके परपेंडिकुलर होता है। अगर मान लो ये एक डाइपोल रखा है कुछ इस तरीके से,
तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो होगा बाई जेड एक्सिस में। क्या होगा जेड एक्सिस में? अब ये डिपेंड करता है कि पॉजिटिव जेड एक्सिस होगा या नेगेटिव जेड एक्सिस होगा, वो डिपेंड करेगा करंट के डायरेक्शन पे। अगर करंट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा, और अगर करंट कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो हो जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें हर चीज़ समझ में आ गई होगी। तो हम जान चुके हैं कि हमने देखा है कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है वो होता है बार मैग्नेट से, करंट कैरिंग लूप से, और होता है एटम की वजह से, जब एटम किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। इन दो के ऊपर हम बात कर चुके हैं। इस तीसरे के लिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा फुल डिटेल में, बोर मैग्नेट्रॉन बताया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा पूरा फुल डिटेल में। तो मैं कहूँगा वहाँ जाके एक बार देख लें, बहुत बेहतरीन तरीके से मज़ा आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तुम्हें कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। अगर फिर भी दिल में कोई समस्या, कोई कन्फ्यूज़न रहेगा तो कमेंट्स में लिखो, सब क्लियर की जाएगी।